न्यूज नेशन अगले आधे घंटे देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट का चुकर। सबसे पहले मुंबई से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई के मनीष मार्केट में किस तरह से एक शख्स का स्टंट उसकी जान पर बनाया। आप भी देखिए तस्वीरें और अपील करते हैं ऐसा कतई न करें, यह जानलेवा हो सकता है। ब्रिज से केबल वायर के सहारे ये शख्स एक ओर से दूसरी ओर जाने की फिराक में था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। सधे अंदाज में शख्स की मंजिल ये बिल्डिंग है, लेकिन इसका ये दुस्साहस उस पर भारी पड़ गया। अचानक इस शख्स का हाथ छूटा और ये जानलेवा स्टंट इस पर भारी पड़ गया। हमारी अपील है कि आप ऐसा कतई न करें, क्योंकि ये जानलेवा है। यह हादसा मुंबई के मनीष मार्केट के पास हुआ। हाथ छूटने की वजह से शख्स जमीन पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई, लेकिन इस जानलेवा स्टंट की वजह से उसका पैर टूट गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक शख्स की मौत के बाद लोगों को गुस्सा किस कदर फूट पड़ा। उन्होंने वाहनों में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ी को भी नहीं बख्शा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की सड़क पर गुस्साए लोगों के निशाने पर जो भी गाड़ी पड़ी उस पर वो गुस्सा उतारने लगे। बाइक तोड़ी गई। 4 गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि जब मौके पर गौघाट थाने की पुलिस टीम पहुंची तो भीड़ ने पुलिस वालों पर भी धावा बोल दिया और पुलिस वैन को भी फूंक दिया। इस बवाल में 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये बवाल सड़क हादसे में 42 साल के शख्स की मौत के बाद हुआ। इस हादसे में पुलिस कोई कार्रवाई करती उससे पहले सड़क पर कानून की धज्जियां शोलों में स्वाहा होने लगी और बंगाल पुलिस के हाथ पांव फूल गए। और बात करते हैं गुजरात के भावनगर की, जहां पर किस तरह से दिन दहाड़े बीच बाजार एक शख्स को चाकू से गोदा गया, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। बताया जा रहा है कि इस शख्स का इन दोनों लोगों से पैसे को लेकर विवाद था। कई दिनों से कहासुनी चल रही थी और फिर 31 अक्टूबर को इन्होंने इस शख्स पर हमला बोल दिया। भावनगर के मोती तालाब इलाके में एक के बाद एक चाकुओं से कई वार किए गए। दिन दहाड़े उसकी जान लेने की कोशिश हुई। वारदात के वक्त वहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। किसी ने पुलिस को खबर नहीं की। हमलावरों ने चाकू से 8-9 वार किए और फिर चाकू लहराते वहां से फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और ये शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। विश्वकर्मा मार्केट के इलाके में ये फैक्ट्री बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि सभी मजदूरों को समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में आग के बवंडे की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि शोले किस कदर भड़के। फैक्ट्री के अंदर केमिकल का स्टॉक रखा था, जिससे काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया और अंदर से धमाके की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। रिहायशी इलाकों में आग की घटना से हाहाकार मच गया। विश्वकर्मा इलाके में भीषण आग लगते ही आनंद में फायर फाइटर की टीमें ग्राउंड जीरो पर पहुंचने लगी, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि शुरुआती कोशिशें नाकाफी लगने लगी। इसके बाद करीब 10 दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ चुकी थी। गनीमत रही कि वक्त रहते फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया, वरना यह हादसा और भयानक हो सकता था। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। और आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, लेकिन पत्थरबाज उनके हिमायती बनकर बार बार आ रहे हैं। और इस बार आतंकियों को जब ठिकाने लगाया गया तो आतंकी बुर्का ब्रिगेड महिला पत्थरबाजों ने कैसे सुरक्षा बलों के काम में रोड़ा अटकाया। बताया जा रहा है कि बड़गांव में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये बुजुर्गो एरिजल इलाके के घर में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों को खबर मिली तो देर रात ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सुबह तक दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। तो आतंक के पत्थरबाज यार सामने आ गए और बड़ी बात यह कि इस बार पत्थरबाजों में महिलाएं और लड़कियों की तादाद काफी बड़ी थी। Wherever death takes place of a local, whether he had a stone in his hand or a gun in his hand, the local populace come out in large number and show their anger. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मुस्तफा कमाल है जो पत्थरबाजी को लोगों का गुस्सा बता रहे हैं। ये अलग बात है कि रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि पत्थरबाजी अब जम्मू कश्मीर में धंधा बन चुकी है। खबरों की माने तो वीकडेज में पत्थरबाजी का रेट 700 रुपए है, जबकि जुमे के दिन इसके लिए 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। बच्चों के पत्थर फेंकने के लिए 5500 रुपए तक दिए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ तक पत्थरबाजी के लिए व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किए जाते हैं और इसका सिर्फ एक मकसद होता है, सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाकर आतंकियों की मदद करना। और चीन की शय पर पाकिस्तान लगातार फुदक रहा है। चीन के पैसे पर पाकिस्तान लगातार चौड़ा हो रहा है और उसकी एक और बानगी देखने को मिली है, जब सीपीईसी के नाम पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से बस चलाने की बात की जा रही है। भारत ने हालांकि इस पर अपना विरोध जता दिया है। पाकिस्तान चीन का आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी पीओके से होकर गुजरेगा, जिसको लेकर हिंदुस्तान पहले ही विरोध दर्ज करा चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान और चीन काशगढ़ से ग्वादर तक बस चलाने की तैयारी कर रहे हैं। पीओके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। तो सवाल ये कि इस विवादित इलाके में बिना हिंदुस्तान की मंजूरी के चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर बस सर्विस कैसे शुरू कर सकता है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने इस बस सर्विस को भारत की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1963 का तथाकथित चीन पाकिस्तान समझौता अवैध और अमान्य है और भारत सरकार इसे कभी मान्यता नहीं देती। अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से कोई बस सेवा शुरू होगी तो ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। जाहिर है चीन और पाकिस्तान मिलकर पीओके में सीधी दादागिरी दिखा रहे हैं। जिस इलाके पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, वो वहाँ के लोगों की इच्छा के खिलाफ पहले सीपीईसी प्रोजेक्ट लाया और अब बस चलाकर नापाक साजिश रच रहा है।
तो वीआईपी कल्चर खत्म करने के नाम पर अदालत ने मंत्रियों से उनकी लाल बत्ती तो छीन ली, लेकिन उनकी हेकड़ी खत्म कर पाने में शायद नाकाम रही है सरकारें भी, तमाम नेता भी और अदालत भी, क्योंकि कर्नाटक में राजस्व मंत्री ने जिस तरह का बेहुदा व्यवहार किया सम्मान देने के नाम पर खिलाड़ियों के, आप खुद देखिए, शर्मसार है। बेंगलुरु के इस कार्यक्रम में राज्य के राजस्व मंत्री आरवी देशपांडे बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। मौका था राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के सम्मान का, लेकिन स्पोर्ट्स किट खिलाड़ियों के हाथों में सौंपने की बजाय मंत्री जी उसे फेंकने लगे। मंच के नीचे स्पोर्ट्स किट लूटने की होड़ मच गई। मंत्री आरवी देशपांडे को आयोजक स्पोर्ट्स किट देते और वो उसे नीचे की तरफ उछाल देते। काफी देर तक सम्मान के नाम पर यह तमाशा चलता रहा। सोशल मीडिया पर जब कर्नाटक के मंत्री का वीडियो वायरल हुआ तो सवालों का तूफान खड़ा हो गया। एक यूजर ने लिखा, सरकार में बैठे लोगों से और क्या उम्मीद ही करें, शर्म आनी चाहिए। वायरल वीडियो से वीआईपी कल्चर कटघरे में है। मंत्री जी आप भी बताइए, इस तरह सम्मान कौन करता है? खेल संगठन भी इसे खिलाड़ियों का अपमान करार दे रहे हैं। और प्रयागराज में छात्र नेता किंग मेकर कहे जाने वाले सुमित शुक्ला के जन्मदिन के मौके पर उसके पांव छूकर उसकी गोली मारकर हत्या करने के बाद लगातार छात्र राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, छात्रों में गुस्सा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हाई प्रोफाइल छात्र नेता सुमित शुक्ला का कातिल कौन है? प्रयागराज पुलिस के लिए सवाल पहेली है। सनसनीखेज हत्याकांड से यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल में तनाव है। हॉस्पिटल के बाहर सुमित समर्थकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। मृतक छात्र नेता सुमित शुक्ला खुद कई मामलों में वांटेड चल रहे थे। उन पर 25,000 का इनाम था। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर क्यों सवालों में है, उसके लिए पिछले एक हफ्ते के क्राइम ग्राफ पर जरा गौर कीजिए। 31 अक्टूबर को वाराणसी में एक मॉल के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या की गई। 31 अक्टूबर को मेरठ के सरधना में एक डेयरी संचालक का मर्डर होता है। 29 अक्टूबर लखनऊ में गोमती नगर में 10 लाख की लूटपाट होती है। 28 अक्टूबर को लखनऊ में बच्ची के रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। 25 अक्टूबर को सोनभद्र में नगर पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या होती है। साफ है कि अपराध पर अंकुश लगाना उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आज दिन भर में देश भर में जुर्म की कौन सी वारदात हुई, क्राइम कर चुका है। एमपी के श्योपुर में किन्नर से मारपीट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। पैसों के लेन देन में दुकानदार ने धारदार हथियार से किन्नरों के ग्रुप पर हमला कर दिया। हमले में एक किन्नर को गंभीर चोटें लगी हैं। घटना के बाद एमपी पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वाराणसी में 24 घंटे के अंदर गोलीबारी की एक और वारदात हुई। सिगरा इलाके में फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए। वहीं बुधवार देर शाम मॉल में फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी में लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेठी में एक बैंक के जनसेवा केंद्र को लुटेरों ने निशाना बनाया। हथियारों से लैस 3 लुटेरे घुसे और कैश बैग छीन कर फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के रामपुर में चेकिंग के दौरान कार सवार 3 छात्रों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में दरोगा जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जाम खुलवाने को लेकर कार सवारों की पुलिस से कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर पर सुनवाई जनवरी तक के लिए क्या टली? बयानबाजी का दौर, अटकलों का दौर चलने का है। संघ में अपने मंथन चिंतन के बाद कहा कि कानून लाना चाहिए। उसके बाद कई ऐसे नेता सामने आ गए हैं जो अध्यादेश लाकर, प्राइवेट बिल लाकर कानून बनाने की मांग करना चाहते हैं राम मंदिर को लेकर। और इसमें अब मुलायम सिंह की छोटी बहू ने भी हामी भर दी। सरकार ने अयोध्या विवाद के लिए बिल लाने का मन बना लिया है और इसके लिए संघ विचारक और बीजेपी नेता राकेश सिन्हा सामने भी आ गए हैं। राकेश सिन्हा ने बाकायदा ट्वीट कर इस बात का ऐलान भी कर दिया है। सिन्हा ने ट्वीट में लिखा है कि जो लोग बीजेपी और संघ को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख बताएं, उनसे सीधा सवाल है कि क्या वो मेरे प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेंगे? समय आ गया है दूध का दूध और पानी का पानी करने का। इस ट्वीट का मतलब साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अब खुला खेल खेलने को तैयार है। वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू के सुर भी राम मंदिर पर बदले नजर आ रहे हैं। मैं तो देखिए राम भक्त हूँ और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि राम हमारे आदर्श हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चुनावी साल में हर किसी को वोट नजर आ रहा है। कोई भी हिंदू वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए चुनाव आते ही नेताओं के सुर अब बदलने लगे हैं। सीबीआई वर्सेस सीबीआई की लड़ाई जारी है। राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की। अदालत में इसको लेकर आज सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ, जानिए। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी कि मामले की जांच चल रही है, इसलिए राकेश अस्थाना को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने पूछा कि मामले की जांच कहां तक आगे बढ़ी है, तो सीबीआई ने कहा कि आधे से अधिक फाइल सीवीसी के पास है, इसीलिए वो जांच को आगे नहीं बढ़ा पा रही। सीबीआई की ओर से कहा गया कि अभी इस मामले में दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। राकेश अस्थाना की ओर से सीनियर वकील अमरेंद्र सेन ने दलील दी कि अभी तक उन्हें सीबीआई के जवाब की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए उन्हें अपना जवाब दायर करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी और आज एक बार फिर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। दिल्ली की जहरीली हवा से अगर परेशान है, हैरान है, दम घुट रहा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 3 नवंबर को हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर पर काले धुएं का गुबार छा जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए अगली रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों की तरह 1 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में सुधार नजर नहीं आया और सफर की रिपोर्ट के हवाले से दावा ये कि आने वाले दिनों में भी राहत की उम्मीद नहीं है। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 2 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आसमान पर काले धुंध की परत बढ़ सकती है।
केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने भी दिल्ली में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदूषण का लेवल सबसे ऊंचा रहने की चेतावनी दी है। हालात से निपटने के लिए आज से दिल्ली एनसीआर में निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान सभी स्टोन क्रशर संयंत्र बंद रहेंगे। कोयला और बायोमास ईंधन उद्योग नहीं चलेंगे। ईंट भट्टों को भी बंद रखा जाएगा। मुंडका औद्योगिक क्षेत्र भी बंद रखा जाएगा और रात के वक्त ज्यादा पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि कोयले से चलने वाली यूनिट्स अवैध तौर पर काम न कर सके। दिल्ली में जहरीली हवा मार रही है तो महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू 300 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है और 2500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी महाराष्ट्र में करीब 325 मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से करीब 22 लोगों की हालत काफी गंभीर है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के अब तक 2375 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1745 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वाइन फ्लू की वजह से सबसे ज्यादा मौत नासिक में हुई है, जहां 76 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि पुणे में 64, पिंपरी छिंदवाड़ा में 33, सतारा में 28 और कोल्हापुर में 17 लोगों की जान गई है। जुलाई से ही केसेस बढ़ने शुरू हुए स्वाइन फ्लू के। जुलाई तक कुछ ज़्यादा केसेस नहीं थे, तो जो भी केसेस मिले हैं वो ज़्यादातर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के केसेस हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में ज्यादा बारिश की वजह से स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ है। ये बीमारी H1N1 वायरल से फैलती है और मरीज के संपर्क में आने वालों को भी इसका खतरा बना रहता है, तो उससे बचने के लिए अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। चलिए, और जीएसटी कलेक्शन को लेकर अच्छी खबर है सरकार के लिए, क्योंकि 1,00,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है जीएसटी का कलेक्शन। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग 23% उछलकर 77वें स्थान पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,710 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हो रहा है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में जीएसटी से सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले थे। अक्टूबर में सेंट्रल जीएसटी का कलेक्शन 16,464 करोड़ रुपए रहा, तो वहीं स्टेट जीएसटी से सरकार को 22,826 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। आईजीएसटी से 53,419 करोड़ रुपए हुए और सेस से 8,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। सरकार को नवंबर-दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर जाने की उम्मीद थी, लेकिन अक्टूबर में ही उसे कामयाबी मिल गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी की कम दरें, देश भर में एक टैक्स की व्यवस्था और दूसरे टैक्स सुधारों की वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है। जमीन के ऊपर बढ़ता प्रदूषण अगर इंसान के लिए जानलेवा हो रहा है तो यकीन मानिए समुद्र के नीचे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में जो गार्बेज पैच है वो और भी ज्यादा खतरे की घंटी बजा रहा है। फ्रांस के क्षेत्रफल से 3 गुना ज्यादा कूड़े का ढेर मौजूद है प्रशांत महासागर में। क्या कुछ कहती है नई रिपोर्ट। दुनिया भर में पैसिफिक ओशन का गार्बेज पैच चिंता का सबब बना हुआ है। हाल ही में रिसर्च टीम ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो डराने वाले हैं। प्रशांत महासागर में मौजूद कूड़े कचरे का ये ढेर अब फ्रांस के क्षेत्रफल का 3 गुना हो चुका है, जो पर्यावरण विदों को डरा रहा है। प्रशांत महासागर में 500 जंबो जेट के वजन के बराबर सिर्फ प्लास्टिक का कचरा मौजूद है, जिसमें 46% फिशिंग नेट का कचरा है, जो समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा है। फिशिंग नेट में फंसकर उसे खाकर समुद्री जीव बहुत तेजी से मर रहे हैं। इस गार्बेज पैच के पास पाए जाने वाले 70% से ज्यादा कछुए, मछली, दूसरे समुद्री जीवों में ये जहरीली प्लास्टिक अवशेष मिले हैं, जो मरीन लाइफ के लिए एक बड़ा खतरा है और चिंता का सबब है। और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी से लड़ना था मध्य प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर सिंधिया और किस तरह से कमलनाथ की आपस की नोकझोंक और दिग्विजय सिंह की सामने आ गई दिखिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनातनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सामने आई, जहां टिकटों के बंटवारे पर दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तीखी बहस होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते और उसी दौरान दोनों नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के नाम पर भिड़ गए। बाद में राहुल गांधी को खबर दी गई तो उनकी नाराजगी बढ़ गई। खबरों की माने तो राहुल गांधी ने इसके बाद कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई। कमेटी में अशोक गहलोत, अहमद पटेल, वीरप्पा मोइली को शामिल किया गया। खबरों की माने तो कमेटी ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात बनती नहीं दिखी और अब बीजेपी तंज कस रही है। आपसी लड़ाई उन लोगों में इतना है, इन फाइटिंग, सत्ता की दौड़, सत्ता की लालच, इसमें वो प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश में इसी महीने 28 तारीख को वोटिंग होनी है और राहुल हर हाल में पार्टी की वापसी चाहते हैं, लेकिन दिग्गजों का दंगल मुश्किलें कम करने की जगह बढ़ाता नजर आ रहा है। सत्ता के गलियारों के बाद खेल के मैदान की हर खबर स्पोर्ट्स का टिकट। विराट कोहली का धोनी पर बड़ा बयान। कोहली ने कहा, धोनी से बात करने के बाद यूनिट T20 फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया। 5वें वनडे में विंडीज को 9 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने किया वनडे सीरीज पर 3-1 से कब्जा। कोहली बने मैन ऑफ द सीरीज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले द्रविड़ 5वें भारतीय हैं। टीम इंडिया के मेन्यू से बीफ हुई आउट। बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात कर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों को बीफ न परोसने के दिए निर्देश। मैरीकॉम के साथ बॉक्सिंग करते नजर आए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। वीडियो हुआ वायरल। 15 नवंबर से भारत में महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें मैरीकॉम भी शिरकत करेंगी। इंडोनेशिया में क्रैश हुए लॉयन एयरवेज के एयरक्राफ्ट का मलबा समंदर में ढूंढ निकाला गया, जो बता रहा है कि हादसा कितना भयावह था।
और जब जावा के समंदर में गोताखोरों की सर्च टीम पहुंची तो उन्हें दूर दूर तक विमान का मलबा बिखरा मिला। इसी ऑपरेशन में टीम ने लॉयन एयर के दुर्घटनाग्रस्त विमान के एक ब्लैक बॉक्स को बरामद किया है। इससे जांच एजेंसियों को बड़ी मदद मिलेगी। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति ने एक ब्लैक बॉक्स मिलने की पुष्टि की, लेकिन ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, इसकी जांच हो रही है। इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा 29 अक्टूबर की सुबह हुआ, जब लॉयन एयरलाइन का विमान जकार्ता से उड़ान भरने के महज 13 मिनट बाद जावा के समंदर में जा गिरा। इस हादसे में सभी 181 यात्री और क्रू मेंबर्स मारे गए। और फ्रांस में आखिर बच्चों का एक हाथ क्यों गायब है, किसी के दोनों हाथ गायब है? क्यों फ्रांस में नवजात शिशुओं में हो रही हैं ये विकृतियां और क्यों सरकार को बनानी पड़ गई एक जांच कमेटी? किसी बच्चे का एक हाथ गायब तो किसी बच्चे के दोनों हाथ नहीं। फ्रांस में ये पहेली है कि आखिर देश के नौनिहाल कौन सी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में है जिससे उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हो पा रहा। ये मामला 2000 से 2014 के बीच स्विस बॉर्डर के इलाकों का था। बावजूद इसके फ्रांस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लेकिन 29 अक्टूबर को पहली बार स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट रखी गई जिसमें 25 मामलों का खुलासा हुआ और इस रिपोर्ट के सामने आते ही पूरे फ्रांस में भूचाल आ गया। आनंद फानम ने फ्रांस सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराने का फैसला करना पड़ा। यूएन के साथ मिलकर जो टीमें बनाई गई हैं वो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही फ्रांस सरकार स्विस बॉर्डर पर बसे उन परिवारों से संपर्क साध रही है जिनके यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, उनका पूरा इलाज पेरिस में कराया जाएगा। और दुनिया की अब हर खबर जानिए वर्ल्ड कट टू कट। स्पेन की बार्सिलोना में एक शिप की पोर्टयार्ड की टक्कर हो गई, जिसके बाद ग्रिल टूटने से समंदर में आग भड़क उठी और यार्ड पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से पोर्ट पर 6 कर्मचारी झुलस गए, वहीं शिप का हिस्सा भी टूट गया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने ईश निंदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमातें खड़ी हो गई हैं। कराची में इस्लामी पार्टी ने रैली निकाली और प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग की। साउथ वेस्ट चीन के चॉनगिंग में नदी में गिरी बस को 48 घंटे बाद निकाल लिया गया। 29 अक्टूबर को ब्रिज पर टक्कर के बाद ये बस नदी में जा गिरी थी। पूरी की पूरी बस डूब गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में हेलोइन फेस्टिवल फीवर चरम पर है। न्यूयॉर्क में हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हॉन्टेड लुक में रैंप पर नजर आए। फैंस भी अपने सितारों के अंदाज को देखने के लिए भारी संख्या में जुटे। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ ये फेस्टिवल डर और बुराई को दूर भगाने का है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप में इसका क्रेज है। और अब जानिए लंदन में क्यों बीच सड़क एक शख्स अपनी ही कार को तोड़ने लगा। लंदन की सड़क पर कार पर वार कर रहे शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने रोका था। वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर निकलने की फिराक में था। पुलिस जब तक कोई कार्रवाई करती, ये सरफरा युवक बेसबॉल स्टिक से अपनी ही कार पर तोड़फोड़ करने लगा। आसपास खड़े लोग सिरफिरे की करतूत से हैरान रह गए कि आखिर ये माजरा क्या है। काफी देर तक चले हंगामे से रोड पर लंबा जाम लग गया। आखिरकार पुलिस ने सिरफिरे युवक को कस्टडी में लिया। जांच में पता चला कि वो शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था। अब पुलिस ड्रंक एंड ड्राइविंग का भी केस दर्ज कर चुकी है। ऐश्वर्या ने कैसे बनाया अपना जन्मदिन और बॉलीवुड की और खबरें सिनेमा कट टू कट। 31 अक्टूबर को हेलोविन फेस्टिवल का रंग बॉलीवुड में भी देखने को मिला। सुहा अली खान ने अपनी लाडली बेटी इनाया को हेलोविन फेस्टिवल पर डरावने कपड़े पहनाकर तैयार किया। इस पोशाक में वो बेहद क्यूट दिख रही थी। स्टार किड्स के अलावा एक्ट्रेस सोनम कपूर भी हेलोविन फेस्टिवल पर भूतिया पोशाक पहनकर तैयार हुई। अभिनेत्री रिया सेन ने भी भूतिया अंदाज में फैंस को विश किया। अर्जुन कपूर ने भी हेलोविन फेस्टिवल के लिए एक अलग अंदाज चुना। अर्जुन बेहद डरावने अंदाज में नजर आए। कल्कि कोचलिन ने भी हेलोविन के लिए अपना डरावना लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया। अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टार फिल्म 2.0 का नया पोस्टर रिलीज किया गया। पोस्टर को अक्षय ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर रिलीज किया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना 45वां जन्मदिन मां वृंदा रॉय, पति अभिषेक बच्चन, बेटी आराध्या और अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। ऐश्वर्या ने खुद अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टा अकाउंट पर शेयर की। प्रीति जिंटा ने भी इंस्टा पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जिम में खूब पसीना बहाती नजर आई। और शाहरुख अपने जन्मदिन पर करने वाले हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन और जीरो का टीजर रिलीज। शाहरुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म जीरो रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म के 2 पोस्टर रिलीज करते हुए शाहरुख ने कटरीना और अनुष्का के लुक से पर्दा उठाया है। फिल्म के एक पोस्टर में अनुष्का व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही है, जबकि शाहरुख खान व्हीलचेयर के हैंडल पर है। दूसरे पोस्टर में शाहरुख कटरीना का रोमांटिक पोज देखने को मिला। और अब सभी को इंतजार है ट्रेलर लॉन्च का, जो शाहरुख खान अपने जन्मदिन पर करने वाले हैं। ऐसे में शाहरुख खान एक खास इन्विटेशन के जरिए अपने बर्थडे और ट्रेलर लॉन्च को ग्रैंड बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। दोनों भाइयों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक। तो 20 मिनट में आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हूँ।